व्यू 360 में। बच्चों का तालीम से ताल्लुक कायम रखने की एक कोशिश। पाकिस्तान के 100 स्कूलों में मुफ्त खाने का प्रोग्राम। जब से खाना स्टार्ट किया तब से ये हो गए 100 प्लस हो गए, जिनके 110 तक हमारी एनरोलमेंट चली गई है। और जाने वाला साल आलमी मईशत के लिए कैसा रहा और आने वाला कैसा होगा? ये एक डिलेमा है, ये बैलेंसिंग एक्ट है जो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ेगा। नए साल में पाकिस्तानी मईशत को गंभीर मसाइल का सामना, गैर मकबूल फैसले कैसे लिए जाएंगे? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। गुर्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर मसाइल की एक लामहदूद फहरिस्त छुपी है। हुकूमत पाकिस्तान के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 22% पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत भूख का एक बड़ा सबब है और भूख नाखानदगी की एक वजह, क्योंकि जब पेट पालना मुश्किल हो तो फिर तालीम हासिल करना भी आसान नहीं रहता। तो क्या मुफ्त खाने का प्रोग्राम बच्चों का कलम और किताब से रिश्ता जोड़ सकता है? आज सबसे पहले समन खान बता रही हैं एक ऐसे फलाही प्रोग्राम के बारे में जो पाकिस्तान के 100 स्कूलों में 23,000 बच्चों को मुफ्त खाना फराहम कर रहा है ताकि तालीम में उनकी दिलचस्पी कायम रहे। गवर्नमेंट सेंट लॉरेंस प्राइमरी स्कूल में ब्रेक का वक्त है। यहाँ नन्हे तालिब इल्मों के पास अपने टिफिन तो नहीं है, लेकिन हर बच्चे के आगे ग्लास और प्लेट रख दी गई है। यहाँ खाना सबको मिलेगा। गवर्नमेंट एसए मॉडल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भाभड़ा में भी ये दोपहर के खाने का वक्त है। आज सब यहाँ चना पुलाव खाएंगे। ये इन स्कूलों में रोजाना का मामूल है। पापा मेरे रिक्शा ड्राइवर हैं और मेरी मम्मा कोठी में काम करती हैं, और लंच के हवाले से लंच हमें बहुत अच्छा मिलता है। पहले हमें ये टेंशन थी कि घर जाते थे तो मम्मा होती नहीं थी तो हमें घर पे कुछ खाने को नहीं था मिलता। जब हम पढ़े होते हैं हमारा दिल करता है आज तो बहुत मज़े का खाना आएगा, आज तो लगता है बिरयानी आएगी, आज तो ये वाला पकवान आएगा। हम बहुत खुश होते हैं, खुश होकर पढ़ते हैं। स्कूल खाना प्रोग्राम की जिम्मेदारी उठाई है लाहौर की एक फलाही तंजीम अल्लाह वाले ट्रस्ट ने। नवंबर 2020 में इदारे ने वजारत तालीम पंजाब के साथ पसमानदा इलाकों में वाक़या 100 सरकारी स्कूलों के 23,000 बच्चों तक खाना पहुंचाने का मुआहिदा किया। जब हमने प्राइमरी के फिगर्स देखे, स्टैटिस्टिक्स देखे, तो पता चला कि 62% बच्चे जो है 62% बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ जाते हैं प्राइमरी में, और जो केजी से फर्स्ट क्लास में है वो 37% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। तो फिर हमने फैसला किया कि हम प्राइमरी स्कूल्स में जाएंगे। तो जब हमने वहाँ से सर्वे किया तो 35 से 38% बच्चे तो बगैर नाश्ते के आते हैं, और जो वो नाश्ता करके आते हैं वो जो है अगर आप देखेंगे तो वो मुश्किल से चाय पी होगी या कोई बहुत ही लाइट सी चीज़ कोई साथ ली होगी, तो वो सर्वाइव नहीं करते शाम तक। अल्लाह वाले ट्रस्ट के किचन में सुबह से ही खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। गाड़ियाँ हमारी स्कूलों में जाती हैं और इधर जो स्कूल स्टाफ टीचर है वो बच्चों को खाना सर्व करता है। 3 दिन बच्चों को चावल और 3 दिन बच्चों को सालन और रोटी सर्व की जाती है। 225 ग्राम 230 ग्राम चावल बच्चे को सर्व करते हैं और इसी तरीके से 1 रोटी सालन के साथ सर्व करते हैं। प्रोग्राम में शामिल स्कूलों के असातिज़ा का कहना है कि खाना प्रोग्राम की मदद से बच्चे हशाश बशाश रहते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तब ये अल्लाह वाला ट्रस्ट खाना नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर एनरोलमेंट बहुत कम थी, यानी कि 60 बच्चे थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो अब जब से खाना स्टार्ट किया तब से ये हो गए 100 प्लस हो गए, जिनके 110 तक हमारी एनरोलमेंट चली गई है। तो ये खाने की वजह से भी है। पहले हम पापड़ लेके आते थे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो हम स्कूल से छुट्टी कर लेते थे। अब यहाँ पे खाना मिलता है तो हम लोग सेहत भी सही रहती है और हम स्कूल से छुट्टी भी नहीं करते। फिलहाल ये मंसूबा शाहिद लोन, उनके ख़ानदान और दोस्त अहबाब के ताउन से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में और लोग भी उनके इस मिशन में शामिल होंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत से लड़ा है, लेकिन साल 2021 के ख़िताम पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक मुल्क का मजमूई कर्ज़ 127 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर है। 2018 से अब तक लिए गए मजमूई कर्ज़ों का हजम तकरीबन 40 अरब डॉलर हो चुका है
اور اس پیسے سے پچھلے قرض بھی ادا کیے گئے. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حال ہی میں ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں یہ بتایا کہ اس سال حکومت نے 12 ارب 27 کروڑ ڈالر غیر ملکی قرض ادا کیا ہے اور اگلے سال بھی 12.5 ارب ڈالرز تک ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور یوں وفاقی وزیر کے مطابق 5 سال میں حکومت کل 55 ارب ڈالر قرض ادا کر چکی ہوگی. لیکن اسی ماہ اسٹیٹ بینک نے جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق یہ پتہ چلا کہ مرکزی بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم صرف 18.5 ارب ڈالر ہے. تو بیرونی قرضے کیسے ادا ہوں گے؟ کیا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر دیوالیہ ہو سکتا ہے یا اس مقام تک نہیں پہنچے گا مگر قرضوں کا بوجھ پھر بھی بڑھتا ہی رہے گا؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم لیں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کرنے کا. سب سے پہلے تو مجھے یہی بتائیے، نیا سال آ رہا ہے، کیا پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے قرضوں کے بوجھ تلے؟ نہیں، یہ بالکل ہی ایسا ہی ہے. کوئی دیوالیہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو وہ بھی دن دیکھے ہیں کہ جب نیوکلیئر ایکسپلوژن ہم نے جب کیا تھا مئی 1998 میں، تو اس وقت میں نیا منسٹری آف فائنانس میں آیا تھا اور ہمارے پاس ایکسپلوژن کے بعد چونکہ ہم پہ سینکشن لگ چکے تھے تو تمام انفلوز جو ہیں وہ سارے بند ہو گئے تھے آنے باہر سے. لیکن ہم ٹائم پہ اپنے ڈیٹ کی ادائیگی کرتے رہے اور ہمارے پاس 12 نومبر کو if I still recall 12 نومبر 1998 کو ہمارے پاس تو $400 ملین کا ٹوٹل ریزرو تھا، 400 ملین. لیکن ہم نے اس وقت کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک اچھی بات آپ نے کہی. آپ نے بتایا ہے تو اس سے کوئی ڈیفالٹ پاکستان نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، نہ آگے بھی ہے. چلیں، یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. لیکن یہ بتائیے کہ پھر یہ جو 12.25 اور 12.5 کروڑ ڈالر کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں ان سے کیا معیشت مستحکم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اکانومی کو مینج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے ایکسپورٹس کو نہ بڑھائیں اور درآمدات کو پاگلوں کی طرح آپ آنے دیں، آپ خود سوچیں کہ جو آج موضوع ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ڈیٹ کی ڈسکس کر رہے ہیں، ڈالر کی کمی کی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ ملک اگر بلینز آف ڈالر کے کار امپورٹ کر رہا ہو، وہ ملک بلینز آف ڈالر کا موبائل فون امپورٹ کر رہا ہو، وہ ملک کتے اور بلی کے کھانے کے لیے شیمپو اور اس کے فوڈ جو ہے وہ بھی امپورٹ کر رہا ہو باہر سے، اس ملک میں تمام دنیا سے پھلے آتے ہوں، چاہے وہ سیب کہہ لیں، ناشپاتی کہہ لیں، دنیا سے آ رہے ہیں. اس ملک میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں فیلاڈیلفیا کریم چیز کھاتا تھا، اور آئی ایم شیور کہ آپ بھی کھاتی ہوں گے، مجھے بڑا پسند تھا. تو یہ پاکستان میں بھی بک رہا ہے فیلاڈیلفیا کریم چیز. تو کیا زیب دیتا ہے اس ملک کو؟ تو میں ہمیشہ یہ میری ہے کہ جی خدا کے واسطے ان سب چیزوں کو آپ روکیں جب تک آپ کرائسس میں ہیں. 2 سال میں اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس ملک میں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گا پاکستان میں. اب یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو بیلٹ ٹائٹننگ والی بات ہوتی ہے اور خاص طور پہ یہ بھی کہ اپنے خرچے کم کریں اور خود کفیل ہونے کی کوشش کریں. مجھے یہ بتائیے آپ کہ بہت برسوں سے ہم یہ سن رہے ہیں، اس حکومت کے دور میں نہیں کئی حکومتوں کے دور میں ہم نے یہ سنا کہ معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ غیر مقبول فیصلے کر نہیں پاتی. کیسے ممکن ہوگا؟ یہ حکومت نہیں کرے گی، اگلی حکومت کیوں کرے گی کوئی بھی غیر مقبول فیصلے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ we as a nation we love to spend money but we hate to collect taxes. کیونکہ جب آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے، دوسروں کے جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو ریزسٹنس ہوگی لوگوں کی، آپ غیر مقبول ہوں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں خاص کر سیاسی حکومتیں پرہیز کرنے لگتی ہیں کہ یار وہ ہنگامہ ہو جائے گا اور یہ ٹریڈر جو ہیں دکانیں بند کر دیں گے، ایجیٹیشن ہوگا، تو بس ان کو رہنے دو. ہم پھر خرچ نہیں کم کرتے، اپنی خرچ ہم اسی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے ریونیو کے حوالے سے. تو یہ ہے. اب اس کے لیے کوئی IMF کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں ریونیو اکٹھا کرنا چاہیے یا اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے؟ یہ تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی ریفارمز ہیں کہ آپ ریونیو اکٹھا کریں اور اپنے اخراجات پہ بھی نظر رکھیں، اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنے امپورٹ کے جیسے میں نے بتایا کہ جو چیزیں
नॉन एसेंशियल है उसको अगर कर्ब करने की ज़रूरत पड़े तो करें, लेकिन अगर हम कोई भी हुकूमत कुछ भी ना करे तो फिर यही सिलसिला, जैसा आपने कहा कि माजी से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस हुकूमत के साथ भी यही कैफियत है। क्योंकि किसी एक दौर का मसला, क्योंकि किसी एक दौर हुकूमत का मसला ये नहीं है, बहुत बरसों से हम ये बात सुन रहे हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा, अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की जो उड़ान है वो एक बड़ा मसला है, रुपए की कदर को कंट्रोल करना एक मसला है। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि रुपया तो अंडर वैल्यूड है और उसकी एक बड़ी वजह वो कहते हैं कि अफवाहें हैं। मैं देख रही थी बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि स्टेट बैंक की ही जो सख्त पॉलिसीज़ हैं डॉलर की फ़्लाइट को रोकने की, वो ही स्पेकुलेशन में इजाफा कर रही हैं और उस डॉलर की कमी के खदशे से ही डॉलर मार्केट से गायब हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि ये अफवाहों का अगर दौर चल रहा है जिसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नहीं है, ये सारा फैक्ट तो नहीं है। देखें, मई 2 को 2 मई 2021, आज से चंद महीने पहले की बात कर रहा हूँ, हमारा एक्सचेंज रेट 152 रुपीज़ 30 पैसा था। फिर हम IMF के प्रोग्राम को जब हम रिवाइव करने के लिए आगे बढ़े और उसके लिए शौकत तरीन साहब जो है वो अपने डेलीगेशन के साथ वाशिंगटन जा रहे थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो उनसे ये कहा गया एज ए प्रायर एक्शन कि आप अपने एक्सचेंज रेट को 172 173 पे लेकर आए। तो वो जो 152 से 172 173 पे पहुंचा, खास देखेंगे दिसंबर जब IMF में वो पहुंचे हुए थे मुज़ाकरात करने के लिए, बिल्कुल उसी टाइमिंग पे ये एक्सचेंज रेट हमने वहां पहुंचाया। तो ये क्या किसी मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे था? जी नहीं, ये IMF का प्रायर एक्शन था। IMF का प्रायर एक्शन था। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ वक्त की कमी के बायस हमें ये गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म करनी होगी, लेकिन मैं व्यूअर्स को बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब के ही तज्ज़िये पे मुश्तमिल एक रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। हमारे साथी अली फुरकान ने इसी मौजू पे कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है या नहीं और कर्ज़ों का बोझ कैसे कम होगा, हमारी वेबसाइट urduva.com पर आइए और डॉक्टर साहब की राय और दीगर माशी माहिरीन की राय आप वहाँ ज़रूर पढ़िए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आलमी मईशत की अगर बात करें तो कोरोना का साया सन 2021 में भी छाया रहा। हुकूमतें अवाम को वायरस से महफूज रखते हुए माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करती तो नजर आई, लेकिन कुछ मुल्कों में कोविड वैक्सीन आम होने से बेहतरी आई, मगर बेशतर तरक्की पजीर और गरीब मुल्क वैक्सीन की दौड़ में पीछे रह गए और यूँ आलमी मईशत का पहिया भी पूरी रफ्तार से चल नहीं पाया। असदुल्ला खालिद ने जायज़ा लिया है कि साल 2021 के दौरान बैन अक़वामी इक़्तिसादी सूरत हाल मजमूई तौर पर कैसी रही और 2022 में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। 2021 के आगाज़ में आलमी मालियाती इदारों का अंदाज़ा था कि इस साल आलमी मईशत में 5 से 6% के दरमियान इजाफा होगा, जो कि कमोबेश दुरुस्त रहा, लेकिन कोविड की आलमी वबा के आलमी मईशत पर परेशान कुन असरात भी जारी रहे। खबरें ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की वसी पैमाने पर दस्तयाबी और इंतहाई ज़रूरी अद्वियात से पेटेंट के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने में हमारी नाकामी है। लेकिन आलमी मईशत को जुज़वी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक और मसनूआत बरामद करने वाली उभरती हुई मईशतों ने संभाला दिया, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक आलमी तरसील के निज़ाम में खलल से निमटते दिखाई दिए। मेरे ख्याल में सप्लाई चेन के मसाइल बड़ी हद तक ज़ख़ीरा किए गए माल की कमी की वजह से पैदा हुए हैं। ये कमी कोविड लॉकडाउन्स की वजह से बढ़ी। कारखानों ने नया माल बनाने की बजाय मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी ज़ख़ीरा की हुई अशिया को इस्तेमाल किया। Rather than producing goods, firms consumed out of inventories for a variety of reasons. 2020 के दौरान आलमी वबा के मसाइल के बायस आलमी मईशत में जो मुश्किलात पैदा हुई, साल 2021 में उनमें मज़ीद इजाफा देखा गया। कुछ चैलेंजेस थोड़े से मॉडरेट हुए क्योंकि वैक्सीन्स आ गई और इकोनॉमीज़ जो बिल्कुल लॉकडाउन हुई हुई थी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा, लेकिन उसके साथ ही कुछ चैलेंजेस बढ़ भी गए, जिसमें एक इन्फ्लेशन का था, एक डेट का था, और ये जो चैलेंजेस हैं ये इसीलिए पैदा हुए कि ये कोविड रिलेटेड जो स्लो डाउन था उसको फाइट करने के लिए जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे। दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए 2021 में महंगाई एक बड़ा मसला रहा। हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज भी हुए। अमेरिका में इस साल महंगाई की शरह तकरीबन 40 सालों की बुलंद तरीन सतह पर रही।
I think inflation has followed a similar path. जब भी हम कसाद बाजारी से बाहर निकलते हैं महंगाई में इजाफा देखा जाता है। मेरे ख्याल से अब भी महंगाई इसी तरज पर रही है। 2021 के साल में दुनिया की मईशतों के लिए एक और बड़ा मसला सरकारी कर्जों में इजाफा था। IMF के मुताबिक हुकूमतों ने आलमी वबा के चैलेंज से निमटने में मदद देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अपने अवाम को माली रिलीफ दिए, जो कि आलमी कर्जों में 28% इजाफे का बाइस बना। I think debt is certainly growing, but what we have learned during the मेरे ख्याल में कर्जा यकीनी तौर पर बढ़ रहा है। अमेरिका खुशकिस्मत है कि हम अपनी करेंसी में कर्ज लेने के अहल हैं, लेकिन ज्यादातर मुल्कों के लिए ऐसा नहीं है। माहिरीन मईशत समझते हैं कि आइंदा साल भी हुकूमतों को मुआशी तरक्की और महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना होगा। ये जो इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया है उसके जो तदारुक है उससे बाज़ दफ़ा मुआशी तरक्की को कम करना पड़ता है। ये एक डिलेमा है या बैलेंसिंग एक्ट है जो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को मॉडरेट करें जबकि विदाउट हर्टिंग इकनॉमिक ग्रोथ। ये एक चैलेंज 2022 में होगा। मालियाती खिदमात फराहम करने वाली अमरीकी कंपनी मॉर्गन स्टैनले के अंदाजे के मुताबिक 2022 में बड़ी आलमी मंडियों में महंगाई में 2% से ज़ायद कमी होगी। ताहम इससे पहले अफरात ज़र अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँचेगी। जबकि एक और अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई आइंदा साल दुनिया की मईशत के लिए सबसे बड़े ख़तरात में नुमायाँ रहेगी। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। साथ ही इन खबरों के पीछे कार फरमा अहम अवामिल को जानने और समझने के लिए हम तफसीली रिपोर्ट्स भी आपके लिए लेके आते हैं, वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। हमारा तमाम तर कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपके लिए पोस्ट किया जाता है। facebook.com/VOA उर्दू को फॉलो करते रहिए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। चीन में बढ़ते हुए जबर के बाइस हर साल हज़ारों शहरी पनाह के लिए अब दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे ही चीनी बाशिंदों की कहानियों पर मुश्तमिल खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला तरतीब दिया है जिसका नाम है चाइना एक्सोडस। आज इस सिलसिले की दूसरी रिपोर्ट में हम चलेंगे तुर्की, जहाँ वीगर मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं और इनमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माँ बाप ने उन्हें खुद से जुदा करने का फ़ैसला किया। मगर तुर्की और चीन के रवाबित जैसे जैसे गहरे हो रहे हैं, वीगर तारकीन वतन को तुर्की में भी अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। दाएं तरफ 12 साला मुजाहिद है जो तुर्की में पनाह लेने वाला एक और बच्चा है। मुझे याद है कि घर में हम अपने वालिद के साथ तैराकी के लिए तालाब में जाया करते थे और वहाँ हमारे मुकाबले होते थे। हमें अपने अबू के साथ बहुत मजा आता था। मैं उस वक्त 4 साल का था, बहुत छोटा। कभी कभार जब मैं अपने माँ बाप की तस्वीर देखता हूँ तो वो वक्त याद आता है। आखिरी बात मेरे वालिदैन ने मुझसे कही थी, अगर तुम हमें भूल भी जाओ तो भी हम तुमको नहीं भूलेंगे। मुजाहिद उन दर्जनों इगोर बच्चों में से एक है जो इस्तांबुल के इस स्कूल में रहते हैं, जो इन्हें सरकारी स्कूलों के खुलने से पहले के और बाद के औकात में इगोर जुबान, रियाजी, मजहब और दीगर मज़ामीन पढ़ाते हैं। ज़्यादातर तालिबा वालिदैन या रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, लेकिन मुजाहिद की तरह कई इस स्कूल में ही रहते हैं। बावर किया जाता है कि इन सब के वालिदैन को चीनी हुकूमत ने हिरासत में रखा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ज़्यादातर सिंकियांग के खुद मुख्तार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इगोर मुसलमानों समेत 10 लाख अफराद सन 2017 से इस तरह के मराकज़ में ज़ेर हिरासत हैं। ये एक ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है जिसे एमनेस्टी इंसानियत के खिलाफ जराइम से ताबीर करती है, जिसमें कम अज़ कम कैद, इज़ारसानी और जुल्म सितम शामिल है। चीन कई दहाइयों से इगोरों के खिलाफ बदसलूकी की तरदीद करता रहा है। उसका कहना है कि उसके ये सेंटर्स ऐसे जदीद तर्ज के मराकज़ हैं जो गुर्बत को कम करने के लिए पेशा वराना महारतों की तालीम देते हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि इगोरों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयों का मकसद इस्लामी इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है और बकौल उसके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के गैर मुल्की इल्ज़ामात सियासी मफाद के लिए चीन को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें हैं। तुर्की में तकरीबन 50,000 इगोर मुकीम हैं जो यहाँ काम करते हैं और इस मुल्क को आम तौर पर इगोर पनाहगुज़ीनों की महफूज पनाहगाह समझा जाता है। लेकिन ऐसे ख़ानदानों और उनके वकला का कहना है कि हालिया बरसों में तुर्की और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे होने के साथ इगोर कम्युनिटी के लिए ख़तरात में भी इजाफा हुआ है। अनवर तुर्दी ने सिंकियांग के बारे में इतलात रिपोर्ट की और तुर्की में 1 साल की हिरासत के बाद भी चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रखा।
तुर्की लोगों को हिरासत में रखकर महीनों या 1 साल तक तफ्तीश करता है और कुछ नहीं मिलता। एक बार जब उनके पास दुरुस्त मालूमात आ जाती हैं तो वो लोगों को जाने देते हैं, लेकिन मेरे मामले में 3 साल हो चुके हैं और अभी तक तफ्तीश कर रहे हैं। चीन कोई शवाहिद फराहम नहीं कर सका। Türkiye Çin'den delil istiyor yani. Bize canlı delil lazım diyor. Hala onlar delil yok, bekletiyor. वकला का कहना है कि खानदानों में इस बारे में खदशात में इजाफा हो रहा है कि जेर हिरासत अफराद को चीन भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें कैद या इससे भी बदतर हालात का सामना हो सकता है। अगर वो लोगों के साथ बदसलूकी ख़त्म कर दें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें तो शायद मैं कभी वापस जा सकूंगा। इन लड़कों का कहना है कि इस्तांबुल में बहुत से बच्चों के वालिदैन उनके साथ हैं, लेकिन यहाँ स्कूल में इनके जानने वाले हर बच्चे के खानदान का कोई ना कोई फर्द लापता है। हैदर मर्डो के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चाइना एक्सोडस सीरीज के तीसरे हिस्से में हम चलेंगे कल कनाडा, जो बरसों से हांगकांग और चीन से तरके वतन करने वालों की एक मंजिल है। इस खुसूसी सीरीज में शामिल तफसीली रिपोर्ट्स अंग्रेजी जुबान में पढ़ने और देखने के लिए आइए voanews.com की वेबसाइट पर। मेरे आर्ट की वजह से मुझे इन तमाम बरसों जेल में रखा गया और हुकूमत की तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, इसलिए मेरे पास अपना मुल्क छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। कनाडा से ये रिपोर्ट कल शाम व्यू 360 में। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हर साल नित नए और जदीद मॉडल्स मुतारिफ कराती हैं, लेकिन कुछ लोग पुरानी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं। सलमान काजी इस वक्त हमें मिलवा रहे हैं ऐसे कुछ पाकिस्तानियों से जो पुराने गाड़ियों को ठीक करके फिर से काबिल इस्तेमाल बनाकर सड़कों पर लाते हैं। माय नेम इज़ हसन अजीज़ और हमारा ताल्लुक फ्लैट फेंडर स्पॉट से है और हम जीप रिस्टोर करते हैं, मगर मोस्टली फ्लैट फेंडर्स जो होती है जो टाइम स्टार्ट होता है 1942 से लेके 52-53 तक। ये जो हम अभी रिस्टोर कर रहे हैं, दिस वन इज़ विलेज, तो ये बिल्कुल एक ओरिजिनल जिस तरह फैक्ट्री से निकलती थी ना गाड़ी, ये उस तरह की आपको ये मिलेगी गाड़ी। ये इस वजह से इसको फ्लैट फेंडर कहते हैं, क्योंकि इनका फेंडर फ्लैट होता है और इसको हम बिल्कुल ओरिजिनल जो है कंडीशन में रिस्टोर कर रहे हैं। वर्ल्ड रिनाउंड जीप्स हैं, इसको मिलिट्री की लैंग्वेज में इसको M38 भी बोलते हैं। इनको मदर ऑफ 4x4 भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वो जीप थी जो अमेरिका ने 4x4 जीप बनाई थी 42 में, उसी फैमिली की है। ये 51 है। मुझे ये शौक तकरीबन 15 ईयर्स पहले जब ये ऑक्शन होनी शुरू हुई गाड़ियाँ ये आर्मी की तरफ से, तो उसके बाद से ही हमने फिर जब ये देखते थे एक दो रिस्टोर सड़कों पे कुछ चल रही हैं, उसके बाद फिर मैंने ये को परचेज़ करनी शुरू की और उसको आस्ता आस्ता रिस्टोर करना शुरू किया। मे भी आप 5 और 6 लाख की अगर आप परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर आप समझ लें कि तकरीबन उतने ही लग जाते हैं। क्योंकि अब एक नॉर्मल गाड़ी अगर जीप रिस्टोर कोई कर रहा है जो एक दूसरे पार्ट्स डाल रहे हैं, उसमें तकरीबन 6 महीने में पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है। और इन गाड़ियों को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि पार्ट्स वो करने में, उनको ढूंढने में, इस वजह से। जीप का पहला मरला आता है फ्रेम का। फ्रेम हम तैयार कराते हैं, उसके बाद कमानियाँ और इसे वगैरह इंजीनियर आदमी वो जोड़ के देता है, वो रेड़ा तैयार करता है। बाद में बॉडी वाला बॉडी रखता है, बॉडी रखने के बाद उसके बाद रंग वाले की बारी आती है, उसके बाद वायरिंग वाले की आती है, उस मरले के बाद ये फाइनल होती है। कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक देने और हमसे राब्ते में रहने के लिए आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे। आपको तमाम ताज़ा तरीन खबरें भी वहाँ मिलेंगी। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।